हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, इससे पहले हमने अपने जो वीडियो थी उत्तराखंड इतिहास में 44 राजाओं तक पढ़ लिया था। 45वां राजा रुद्रचंद चल रहा था, तो उसी सीरीज को आगे करते हैं गाइज। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो बात करें गाइज, जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद हमारा चंद राजवंश का 45 राजा था। ठीक है, आधा हम इसमें पढ़ चुके थे। देखिए, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया था। अगर हम बात करें तो अकबर के ये क्या था, समकालीन था। ये क्या करता है, अकबर के दरबार में जाता है, वहाँ उसे क्या देता है, जितने भी हमारे यहाँ से कस्तूरी होते हैं, हीरे जवाहरात और घोड़े, उसको दे देता है। अब ऐसा कर, इसका जो उल्लेख मिलता है गाई, जो हमें किस में मिलता है, आईने अकबरी में मिलता है। 1587 में इसने क्या किया था, अकबर की स्वाधीनता की थी। इससे पहले चंद राजवंश एक स्वतंत्र राजवंश था, बट 1587 में यह अकबर के अधीन चले जाते हैं। हुसैन खां को मारकर इसने रुद्रपुर शहर की स्थापना की। हुआ क्या था गाइज, जो 84 लाख परगना था हमारा तराई क्षेत्र, उस पर अधिकार कर लिया जाता है हुसैन खां के द्वारा। और फिर ये हुसैन खां से युद्ध को लड़ता है और उसमें जीत कर क्या करता है, उसको अपने पास फिर से ले लेता है। और उसी की याद में कौन सा शहर बसाया जाता है, रुद्रपुर शहर बसाया जाता है। किलों के निर्माण की बात करें तो इसने मल्ला महल किले का निर्माण करवाया था। अपने शासन में राजनीतिक शासन चलाने के लिए इसने धर्म निर्णय नाम की एक पुस्तक लिखवाई थी। इसने क्या किया था, ब्राह्मण के गोत्र बांटे थे, जैसे चौथलीय ब्राह्मण, पंचबड़ीय ब्राह्मण, हलीय ब्राह्मण और ओली ब्राह्मण। ठीक है, ये सबसे उच्च कोटि के होते थे। पंचबड़ीय उससे नीचे कोटि के, जो श्राद्ध व्राद्ध में जाते थे। हलीय ब्राह्मण जो हल जोतने का कार्य करते थे। और ओली ब्राह्मण क्या करते थे, ओले पड़ने पर ये क्या करते थे, जनता को जागरूक करते थे थाली बजाकर। अगर बात करें गाइज, कैनी खस जो थे, एक पोस्ट थी ये कैनी खस की इसके टाइम पे। ये अनाज का छठा भाग राजधानी, ठीक है, राजधानी कहाँ थी उस टाइम पे, अल्मोड़ा थी, वहाँ पर ये पहुँचाते थे। तो चलते हैं उससे आगे। इसी के शासन में काल गाइज, इसने घरों में सेवा कार्य के लिए नियुक्तियां की। ठीक है, और जिसको क्या बोला गया, छयोड़े या छयोड़ियाँ बोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद राजवंश में छयोड़े या छयोड़ियाँ किससे संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी, घरों में जो सेवा कार्य करते थे उन्हीं को क्या बोला जाता था, छयोड़े या छयोड़ियाँ बोला जाता था। और जो उसके बाद समस्त जनता बच जाती थी गाइज, उसको क्या बोला जाता था, पौड़ी 15 बिस्वा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पौड़ी 15 बिस्वा क्या थी, जो समस्त जनता थी उसे बोला जाता था। इन पदों के अलावा जो जनता बच जाती थी। इसने अपने दरबार में नाई, कुमार, दर्जी, लोहार आदि शिल्पियों के लिए अनाज के रूप में दस्तूर की व्यवस्था की। स्टार्टिंग में गाइज जो ये पद थे, नाई, कुमार, दर्जी, लोहार, इनको कोई भी वेतन नहीं मिलता था। तो इसने क्या किया, इनको अनाज के रूप में दस्तूर की व्यवस्था दी, मतलब उनको अनाज देता था कोई भी अगर उनसे काम करवाता था। ठीक है, इसके गाइज हमें भूमि दस्तावेज भी मिलते हैं, जो कि सीरा डोडी हाट से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सीरा डोडी हाट से रुद्रचंद की भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि उसने सीरा को मल्ला से पूर्णतया विजित कर लिया था और अपना आधिपत्य कायम किया। अगर बात करें पूरे सीरा मंडल को, इसने गाइज भूमि बंदोबस्त किया था पूरे सीरा में। ठीक है, जो परगना था उस समय सीरा परगना, उसको क्या बोला जाता था, मंडल था, उसे परगना बोला जाता था। तो रुद्रचंद की जो भूमि सनदों से हमें प्रत्येक गांव के बारे में पता चला है, उसके अंतर्गत कितनी भूमि थी, किसको कितना भूमि दिया गया था, ये सारा इसमें मिलता है। गाइज जैसे कि इसने सोर को विजय किया था, तो सीरा की विजय के फलस्वरूप ये अस्कोट, दारमा और जोहार भी उसके अधिकार में आ गए थे। ठीक है, तो इतने चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद इसने बधाड़गढ़ का युद्ध लड़ा था। कहाँ पर हुआ था बधाड़गढ़ का युद्ध, पिंडर घाटी में हुआ था, रुद्रचंद एवं गढ़वाल शासक के मध्य। और इसी में सेनापति पुरुषपुंत जो है उसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो ये था गाइज हमारा रुद्रचंद के बारे में। अब चलेंगे हम इसके नेक्स्ट राजा, जो कि 46वां राजा था, और वो कौन था, लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद का जो शासनकाल माना जाता है वो 1597 से 1621 का टाइम पीरियड माना जाता है। अगर बात करें गाइस, तो ये किसका पुत्र था, तो ये रुद्रचंद का पुत्र था। जैसे कि हमने पढ़ा 45वां राजा कौन था, रुद्रचंद। तो रुद्रचंद का बेटा लक्ष्मीचंद 1597 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, इसको गाइस क्या लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि लखुली बिराली के नाम से कौन जाना जाता था, तो याद रखिएगा, लखुली बिराली के नाम से लक्ष्मीचंद जाना जाता था। ठीक है, इसके गाइज हमें 3 ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, अलग अलग ताम्रपत्रों में और अलग अलग काव्यों में इसे नाम अलग अलग बोला गया है। अगर बात करें, इसे लक्ष्मीचंद बोला गया है, लक्ष्मीचंद। ये सीरा से प्राप्त वंशावली से प्राप्त होता है, हमें सीरा से वंशावली जो मिली है वहाँ से हमें पता चलता है कि इसका नाम क्या है, लक्ष्मीचंद था। एक में इसमें इसका मूनाकोट का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है,
उसमें इसे लक्ष्मण चंद बोला गया है। ठीक है, लक्ष्मण चंद किस में बोला गया है? मूना कोट ताम्रपत्र में। और लक्ष्मण चंद बोला गया है इसे मानोदय काव्य में। लक्ष्मण चंद किस में बोला गया है? मानोदय काव्य में। तो ये याद रखिएगा, अगर इन तीनों नामों में से कोई भी नाम आता है तो ये किसके होंगे? हमारे लक्ष्मी चंद के ही नाम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसकी, तो इसके गाइस 22 पुत्र थे। ठीक है, चंद प्रशासन का पुनर्गठन जो रैका शासन व्यवस्था पर आधारित था, इसने क्या किया? जो चंद प्रशासन था उसका पुनर्गठन किया, मतलब शासन को फिर से पुनर्गठित किया, और जो शासन व्यवस्था चलाई वो रैका शासन व्यवस्था के आधारित थी। ये गाइज बहुत बड़ा निर्माता था। अब आप देखेंगे जो चंद राजवंश के टाइम से क्या था, यहाँ पर मंदिरों का और नौलों का निर्माण क्या हो गया था? आरंभ हो गया था, क्योंकि इन्हें मंदिरों का और नौलों का निर्माण करने का बहुत शौक था। ये उसके लिए क्या करते थे? बाहर तराई क्षेत्र से शिल्पकारों को बुलाते थे, निर्माणकर्ता जो होते थे, और फिर उनको क्या करते थे? उनको खुश होकर फिर उनको भूमि दान में दे दी जाती थी। तो जितने भी आपको मिलेंगे ना जो बाहर तराई क्षेत्र से आए हुए पहाड़ में बसे हुए, तो यही रीजन था उनका, वो यहाँ पर किसी काम के लिए आए हुए थे, पर राजाओं के द्वारा उनको कुछ ज़मीन दान दे दी जाती है, और फिर वो वहीं क्या हो जाते हैं? बस जाते हैं। तो निर्माता की अगर बात करें तो गाइज इसके द्वारा सब बाग बगीचों का निर्माण कराया गया। ठीक है, हमारी जो नरसिंहबाड़ी हो गई, पांडे खोली, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर बगीचे, ये सारे के सारे लक्ष्मी चंद के द्वारा बनवाए गए थे। बागेश्वर के बागनाथ का मंदिर का इसने जीर्णोद्धार करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बागेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किसके द्वारा कराया गया? तो लक्ष्मी चंद के द्वारा करवाया गया, और इसने इसके शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगवाई। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो रेड से मार्क कर दिया है, तो आप ये तो पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, पहला जीर्णोद्धार 1602 में करवाया, और उसकी जो शिवलिंग है उसमें तांबे की एक नई शक्तिपीठ का क्या किया? निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर और नौलों का इसने क्या किया? निर्माण। यहाँ इसी के टाइम के बाद से आप मंदिर और नौले लगभग हर चंद राजा ने क्या किए थे? बनवाए थे। तो आप पहाड़ों में देखेंगे हर गांव में लगभग आपको नौले मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेगा ही जिसकी, इसका बड़ा भाई था जिसका नाम क्या था? शक्ति गोसाई था। ठीक है, जो हमारा रुद्रचंद था, 2 बेटे थे उसके, एक लक्ष्मी चंद हो गया और दूसरा कौन हो गया? गुसाई हो गया। बट जो गुसाई था वो जन्म से ही अंधा था, तो इसीलिए छोटे पुत्र लक्ष्मी चंद गद्दी पर बैठता है। बट पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था थी गाइज वो, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था वो हमारा शक्ति गुसाई ही देखता था। तो देखिए शक्ति गुसाई प्रशासन व्यवस्था देखता था। शक्ति गुसाई ने सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर लगवाए, राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। तो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है गाइज आपसे, एक सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर किसने लगवाए? अगर आपका गोसाई का नाम आता है तो ऑप्शन वो होगा। बट अगर वो पूछता है किसके शासन काल से ये प्रारंभ हुआ सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर लगवाना, तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी चंद। एक पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है, उसमें गाइज लक्ष्मी चंद ऑप्शन में था। ठीक है, तो लक्ष्मी चंद पे आप जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो इसने कचहरी का निर्माण करवाया। ठीक है, 2 कचहरियाँ बनवाई इसने, एक को तो बोला गया न्याय वाली और दूसरी थी बिस्टाली। तो जनता के जितने भी केसेज होते थे, ठीक है, जो नॉर्मल जनता होती थी वो तो न्याय वाली में देखे जाते थे, सुलझाए जाते थे, और जो सैनिकों के केस होते थे आपके वो किस में सुलझाए जाते थे? बिस्टाली वाली कचहरी में सुलझाए जाते थे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा न्याय वाली और बिस्टाली क्या थी? तो ये कचहरी थी 2 अलग अलग। जनता के लिए कौन सी कचहरी थी? तो न्याय वाली थी। और जो सैनिकों के वाद विवाद होते थे वो किस में निपटाए जाते थे? बिस्टाली में निपटाए जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर इसकी राज्य व्यवस्था की बात करें गाइस तो अलग अलग इसने पद दे दिए थे। ठीक है, तो एक सरदार का पद था, जो परगने का शासक होता था उसे सरदार बोला जाता था। ऐसे ही जो सेना का अधिकारी होता था उसको फौजदार बोला जाता था। और राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? नेगी बोला जाता था। और इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, इनको अनाज के रूप में नेग या दस्तूर दिया जाता था। बात करें अगर नेक्स्ट की गाइज तो मानवोदय काव्य के अनुसार लक्ष्मण चंद को अपने समसामयिक मानसाह से युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, लक्ष्मी चंद के समसामयिक परमार राजवंश में कौन था? जब हम परमार राजवंश पढ़ेंगे गाइज वहां से मैं आपको बताऊंगा कि परमार में इसके समकालीन कौन था, क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो अभी आपने नाम नहीं सुने होंगे तो वो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। बट जब हम चंद राजवंश कर लेंगे उसके बाद चंद राजवंश के सारे राजा पता होंगे, तो वहां हम पढ़ेंगे कौन से वंश राजा के समकालीन कौन सा राजा था। ठीक है, तो मानवोदय काव्य के अनुसार मानसा से युद्ध करना पड़ा था, तो मानसा और लक्ष्मीचंद आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समकालीन हो जाएंगे। और होता क्या है कि मानसा
युद्ध में जीत जाता है और फिर क्या करता है, इसको धमकी देता है कि अगर तुमने हमला बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी राजधानी चंपावत पर, हालांकि उस समय राजधानी चंपावत नहीं थी, स्थापना चंपावत पे हुई थी, ठीक है, चंपावत पर क्या कर लूंगा, बोला इसने, अधिकार कर लूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। तो देखिए उसके बाद आ जाता है 47वां राजा दिलीप चंद, ठीक है। तो दिलीप चंद जो था ये लक्ष्मी चंद का ही पुत्र था। लक्ष्मी चंद के गाइज अगर बात करूँ तो 3 पुत्र थे आपके, ठीक है। दिलीप चंद आ जाएगा, उसके बाद ये थोड़े से ही टाइम के लिए शासन करता है। 48वां राजा आ जाता है आपका विजय चंद, ये भी ज़्यादा टाइम तक शासन करता नहीं है, ठीक है। इसके टाइम पे होता क्या है गाइज, जब विजय चंद आपका गद्दी पर बैठता है तो इस समय इसका जो अत्यधिक समय था वो मदिरा पान और स्त्रियों के साथ व्यतीत करता था ये, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये करोगे तो राज्य में क्या हो जाएगा, अशांति फैलेगी, तो राज्य पर क्या हो जाएगा, कोई और आके शासन कर लेगा। तो होता क्या है, इसका भाई जो होता है विजय चंद, ये हत्या से एक षड्यंत्र के द्वारा भाई त्रिमल चंद की हत्या करवा देता है, और जब हत्या करवा देता है तो उसके बाद गद्दी पर क्या हो जाता है, खुद आसीन हो जाता है। तो उसके बाद 39वां जो राजा आता है वो आ जाता है हमारा त्रिमल चंद, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद, ये तीनों किसके पुत्र थे, हमारे लक्ष्मी चंद के पुत्र थे। और इनमें जो सबसे योग्य शासक था गाइज वो त्रिमल चंद ही बनता है। तो लक्ष्मी चंद का पुत्र था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, गदयुड़ा ताम्रपत्र में महाराज कुमार युवराज कहा गया है। तो गदयुड़ा ताम्रपत्र में महाराज कुमार युवराज किसे कहा गया है, अगर क्वेश्चन बनता है तो त्रिमल चंद को कहा गया है। किसका पुत्र था त्रिमल चंद, लक्ष्मी चंद का पुत्र था। तो गाइस जब हमारा विजय चंद हमारा राजगद्दी पर बैठा था तो सुखराम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू लाला, ये 3 लोग थे जो कि षड्यंत्र रचते हैं किसके खिलाफ, विजय चंद के खिलाफ, और उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बट त्रिमल चंद था चालाक राजा, वो पहले षड्यंत्र तो करवाता है बट बाद में इन तीनों षड्यंत्रकारियों को क्या कर देता है, मरवा देता है। देखिए सुखराम कार्की को तो वो क्या कर देता है, डायरेक्ट मरवा देता है, बट जो विनायक भट्ट था उसकी आंखें निकलवा देता है, और पीरू लाला का क्या कर देता है, देश निकाला कर देता है, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है गाइज इतिहास में, ताकि आगे देखिए अगर एक के खिलाफ षड्यंत्र रचा है तो उसको ये भय हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी कोई आगे ये लोग क्या कर सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। तो इससे पहले ही उसने क्या कर दिया, लोगों में ये खौफ बैठा दिया कि अगर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करोगे और अगर आप पकड़े गए तो आपको ये सजा दी जा सकती है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहे। तो उससे होते क्या है, लोग क्या होंगे, वो चीज़ें करेंगे नहीं। और बात करें गाइज जिसकी, तो विजय चंद को मरवाने में रसोइया और राजचेलियों, ठीक है, जो छेड़ियाँ कहलाती थी, उनका भी हाथ था। तो ये क्या करता है, उन्हें भी बदला देता है और अपने विश्वास पात्रों की इस कार्य के लिए नियुक्ति कर देता है। यही नहीं, रसोई के ये क्या कर देता है, नियम भी बना देता है। तो इतना कुछ करता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे गाइज रसोई के नियम किसने बनाए, तो वो भी आपका नाम किसका आ जाएगा, त्रिमल चंद में ही आ जाएगा, ठीक है। इसी के टाइम में क्या हुआ था गाइज, छकाता और ध्यानयूरी के जो खस थे वो विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं, बट उस विद्रोह को ये आसानी से क्या कर देता है, दबा देता है। हमने पढ़ा था इससे पहले कत्यूरी और खसों का शासन था, तो होता क्या था, पूरा राजवंश उनका मिटा नहीं था, ठीक है। छोटे छोटे राजा थे, वो टाइम टाइम पे विद्रोह कर देते थे, और जैसे ही उन्हें पता चला ना, इससे पहले विजय चंद का शासन था, विजय चंद के टाइम में चंद राजवंश क्या हो गया था, पतन की ओर जा रहा था, बट त्रिमल तो उन्होंने विद्रोह क्या किया, विद्रोह स्टार्ट किया, बट त्रिमल चंद्र एक अच्छा शासक था, तो उसने इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे छकाता और ध्यानयूरियों के खसों का विद्रोह किसने किया, तो त्रिमल चंद्र आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइज पिता के गढ़वाल अभियान में इसने सहायता की थी, ठीक है। जो इसका पिता था लक्ष्मीचंद, उसने क्या किया था, चंद और गाइज हम जब पढ़ेंगे पवार और चंदों का, जब आप इतिहास पढ़ लेंगे पूरा, तो एक चीज़ आप देखोगे, चंद लोग चाहते थे कि वो गढ़वाल पर शासन करें, ठीक है, मतलब कुमाऊं के राजा गढ़वाल पर आक्रमण करते थे और गढ़वाल के राजा कुमाऊं पर आक्रमण करते थे। तो ये इनका टाइम टू टाइम होता रहता था, ठीक है। तो जो इसका पिता था लक्ष्मीचंद, उसने गढ़वाल पर आक्रमण किए, और जब उसने आक्रमण किए तो इसमें उसका जो साथ निभाया था, उसका जो साथ दिया था वो किसने दिया था, इसके पुत्र त्रिमल चंद्र ने दिया था। तो गाइज उसके बाद आएंगे हम अपने 50वें राजा बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद का जो शासनकाल माना जाता है वो 1638 से 1678 माना जाता है। तो देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइज, ये शाहजहां के समकालीन था, ठीक है। अब इसका पता कैसे चलता है गाइज, हुआ क्या था, हमने पढ़ा था रुद्रचंद के टाइम पे क्या हुआ था, रुद्रचंद ने
लाख माल फरगने को अपने आप क्या कर लिया था, अपने ऊपर ले लिया था और वहाँ का जमींदार बन गया था। तो इसी के टाइम में बाज बहादुर के चंद में क्या होता है, कटेहरियों का आक्रमण हो जाता है। ठीक है, कटेहरी राजपूत इस 9 लाख परगने पर क्या कर लेते हैं, 84 लाख परगने पर अपना आधिपत्य जमा कर लेते हैं। अब चंदों के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से उन्हें 9 लाख रुपए की सालाना आमदनी होती थी। तो ये क्या करता है, शाहजहाँ के दरबार में जाता है और वहाँ पर चंवर, कस्तूरी, निर्बीसी, गजगा, घोड़े, खांडा, खूकरी, सोने चांदी के बर्तन उसे भेंट करता है। अब इसका रीज़न क्या था गाइज, क्योंकि जो कटहरी लोग थे वो क्या करते थे, मुगलों के अधीन थे, मतलब मुगलों के ऊपर उनका शासन चलता था। ठीक है, मुगलों के अधीन थे वो। तो जब वो मुगलों के अधीन थे तो इसने शाहजहाँ से क्या की, सिफारिश की कि आप मेरे को क्या कर दीजिए, मेरा ये जो 84 लाख परगने वाला क्षेत्र है मेरे को लौटा दीजिए। यही कारण था, इसी से हमें पता चलता है कि ये शाहजहाँ के क्या था, समकालीन था। दूसरा देखिए, नौलखिया माल या तराई क्षेत्र जिसे कहते हैं 84 लाख परगना, उस पर कटहरियों ने आक्रमण अधिकार कर लिया था और शाहजहाँ ने इसे क्या कर दिया, वापिस कर दिया था। तराई से चंद शासकों को 7 लाख प्रतिवर्ष कमाई होती थी। ठीक है, तो चंद राजवंश की जो सबसे ज़्यादा कमाई होती थी वो इसी क्षेत्र से आती थी, क्योंकि पता है आपको ये क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, उपजाऊ ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पर क्या आता था, आमदनी ज़्यादा थी। कटहरी के साथ युद्ध में मुरादाबाद के रुस्तम खान ने मदद की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछे आपके रुस्तम खान ने किसकी मदद की थी, तो बाज बहादुर चंद की थी। कब की थी, जब उसने क्या किया था, कटहरियों से युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, जैसे रुद्रचंद ने क्या किया था, रुद्रपुर नगर बसाया था, ऐसे ही हमारा क्या करता है, जो बाज बहादुर चंद है युद्ध के बाद बाजपुर नगर की क्या करता है, स्थापना करता है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर पूछता है बाजपुर नगर की स्थापना किसने की, तो बाज बहादुर चंद ने की। और अगर पूछे कौन से किसके युद्ध करने के बाद की, तो कटहरियों के साथ युद्ध करने के बाद की थी। और अगर बात करें गाइज इसकी, तो इसने 1673 में कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान दी थी। ठीक है, तो आपको पता है कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है उत्तराखंड से होकर गुजरती है, तो इसने 1673 में उनके जैसे रहने के लिए, खाने के लिए वो जो व्यवस्था होती थी, गूंठ भूमि जो दान दी थी वो उसके द्वारा होती थी। मानसरोवर यात्रियों को 5 गांव की मालगुजारी दी थी। तो मालगुजारी का मतलब क्या होता है गाइज, उस गांव से जितना भी कर आता था वो सारा का सारा उन यात्रियों पर जो मानसरोवर की यात्रा में जाते थे उन पर उसका खर्च किया जाता था। तो 5 गांवों की इसने क्या कर दी थी, मानसरोवर यात्रियों को मालगुजारी दे दी थी। सीमा का सर्वाधिक विस्तार किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चंद वंश के शासनकाल में जो सीमाएं थी वो अत्यधिक विस्तारित हुई थी, तो बाज बहादुर चंद के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट की बात करेगा इस, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो घोड़ाखाल गोलू देवता जी का मंदिर है, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो आपका आता है, घूमे होंगे आप कुमाऊं रीजन वाले, तो उसका जो मंदिर का निर्माण किया गया था वो हमारे बाज बहादुर चंद जी के द्वारा किया गया था। और अगर इनकी बात करें गाइज, तो संपूर्ण कुमाऊं का राजनीतिक एकीकरण किसके द्वारा किया गया, बाज बहादुर चंद के द्वारा किया। गाइज देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इस वीडियोज़ में रखे हैं, बाकी जो स्टोरी टाइप होती है वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। तो फैक्ट्स को आप क्या करें, ये तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, 1669 में सोर की यात्रा की। तो अगर ये पूछे आपसे बाज बहादुर चंद ने सोर की यात्रा कब की, तो 1669 में की। और गाइज उस टाइम पे सोर को खड़ायत का परगना कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर खड़ायत का परगना भी बोले आपसे, खड़ायत का परगना किसे कहा जाता था, तो ये सोर क्षेत्र को जो कहा जाता था। ठीक है, और उसी की यात्रा बाज बहादुर चंद ने 1669 में की थी। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था गाइज, सदानंद जोशी जी थे और उनको लटोला राठ कहा जाता था। तो गाइज सदानंद जोशी जी के उसमें एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं बताता हूँ आपको। जो सोर स्थित उर्ग नामक गांव बाज बहादुर के पूर्वज भारती चंद ने सदानंद जोशी को पूर्व में दे रखा था, किंतु इस समय बाज बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग के बदले तल्ला रयासी में 1 जूला जमीन दे दी थी। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी एक ताम्रपत्र से मिलती है, उसी में जो सदानंद जोशी जी हैं उनको क्या बोला गया है, लटोला राठ बोला गया है। तो इसका रीजन ये बताया जाता है गाइज कि जो लटोला जोशी के पूर्वज पहले मडकोट गंगोली के लटोला गांव में रहते थे, इसलिए उन्हें लटोला जोशी कहा जाता था। ठीक है,
जो बाज बहादुर चंद गाई जब सोर डोटी के राजा से मिला था, मैंने बोला 1669 में उसने क्या की, सोर की यात्रा की। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उस टाइम पे सोर का या डोटी का राजा कौन था। तो याद रखिएगा जो राजा था वो देवपाल था। ठीक है, देवपाल वहाँ का क्या था, शासक था या राजा था। उसके बाद इससे यात्रा मिलने के बाद गाइज ये कहाँ चला जाता है, ब्रह्मदेव मंडी की ओर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक राजा था काली घाट। ठीक है, चितौना के राजा ने काली घाट पर क्या कर लिया था, अपना किला बनाकर उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। और गाइज वो जो चितौना का राजा था उसको क्या कर देता है, मार करके पेड़ पर लटका देता है, ताकि आगे से कोई भी क्या ना करे, उसके खिलाफ ऐसे विद्रोह ना करे। उसके बाद ये ब्यास की ओर चला जाता है और ऊपर तिब्बत में भी जाता है, तिब्बत पर आक्रमण करता है और वहाँ से क्या करता है, सिरती नामक कर लेता है। तो इम्पोर्टेंट है, सिरती क्या था क्वेश्चन पूछता है, तो सिरती एक टाइप का कर था। देखिए अगला पॉइंट ही वही है, भूटियों और तिब्बतियों से सिरती कर वसूलता था। सिरती क्या था, कर था। यह एक प्रकार का नगद कर था जिसमें जो तिब्बती लोग थे वो राजा को सोना, कस्तूरी और नमक क्या करते थे, प्रदान करते थे। नेक्स्ट है गाइज पनेरू। इसी के टाइम काल में क्या थे, कुछ नाम थे अलग अलग, इसने नाम दिए थे। ठीक है, तो वो हम जानते हैं। जो पनेरू था गाइज, पनेरू कौन होते थे, पानी भरने वालों को पनेरू कहा जाता था। दूसरा, जो फल लाते थे, फल लाने वालों को फुलेरिया कहा जाता था। और ऐसे ही जो मंदिरों की रक्षा करते थे, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, मठपाल, मठ के रखवाले बोला जाता था। ऐसे ही हर हर की आवाज़ से जो राजा को उठाते थे उन लोगों को क्या बोला जाता था, हरबोला बोला जाता था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, एक हथिया देवाल जो कि थल पिथौरागढ़ में है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, एक हथिया देवाल कहाँ पर है, तो थल पिथौरागढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बाज बहादुर चंद ने करवाया था। ठीक है, इस मंदिर की खासियत क्या है गाइज, कि एक एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसे है। तो अगर क्वेश्चन उसने घुमा के पूछना है वो ये पूछेगा, उत्तराखंड का कौन सा मंदिर एलोरा कैलाश मंदिर के समान है, तो एक हथिया देवाल जो है वो क्या है, हमारे एलोरा कैलाश मंदिर के समान है। और गाइज ये जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा एक ही पाषाण खंड पर बना हुआ है, मतलब एक ही पत्थर में पूरा का पूरा ये क्या करा गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट और पॉइंट की बात करें गाइज, तो बाज बहादुर ने कत्यूरी के गढ़ मनीला गढ़ पर हमला कर उन्हें भगाया। ठीक है, मैंने बोला जैसे उस क्या कर रहे थे, कत्यूरी और शक थे छोटे छोटे उनके राजा बचे हुए थे, वो बार बार क्या कर देते थे, चंदों के उसमें आक्रमण कर देते थे। तो इसने क्या करा, उनको भगाया। और उसी के बाद गाइज ये कहाँ चला जाता है, गढ़वाल पर लूट आरंभ कर देता है बाज बहादुर चंद। और उसी उसमें क्या होता है, गोला रावत भूप सिंह की पुत्री तिलू रौतेली क्या कर देती है, हथियार। क्या होता है कि ये भूप सिंह जो होता है गाइज एक छोटे से गांव का क्या होता है, जमींदार होता है। तो ये उसके बाद इसके पुत्र सभी मारे जाते हैं। तो जब देखती है तिलू रौतेली कि अब सब कुछ हमारे हाथ से जा रहा है, तो ये खुद एक सेना बनाती है और उस सेना का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। और चंदों के साथ क्या करती है, वीरतापूर्वक हमला करती है, उनको भगाती है यहाँ से। दूसरे बात करें, तिलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी तथा जॉन ऑफ आर्क भी बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तिलू रौतेली को कहा जाता है। जॉन ऑफ आर्क किसे बोला जाता है, तिलू रौतेली को बोला जाता है। तो गाइज ये जो आक्रमण चला था ये बाज बहादुर चंद के टाइम से स्टार्ट होता है और उसके बाद उसके पुत्र उद्योत चंद तक ये घटना, ये आक्रमण हमला चलता रहता है। ठीक है, तिलू रौतेली की नयार नदी में हत्या कर दी गई, इस घटना को महाकलंक बताया जाता है। तो गाइज होता क्या है, चंद लोग जो होते हैं वो हरा नहीं पाते तिलू रौतेली को। ठीक है, काफ़ी ये अच्छी क्या थी, हमला करते थे, ये इनके बीच आक्रमण होता था, तो ये उनको हरा नहीं पा रहे थे। तो एक टाइम पे ये नयार नदी के किनारे जो तिलू रौतेली जी होती हैं वो स्नान कर रही होती हैं, तो चंदों का एक सिपाही क्या कर देता है, स्नान करते हुए इनकी हत्या कर देता है। और इसी घटना को क्या बोला गया है इतिहास में, महाकलंक बताया गया है। तो गाइज ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइज, इसमें छूट गया है तो वो याद रखिएगा। इस ये क्या करता है, शाहजहाँ के दरबार में जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो वहाँ से उनके दरबार से, राजमहल से क्या होता है, बहुत ही प्रभावित होता है और ये अपने दरबार को भी क्या करता है, उसी की तरह बनाता है। तो अगर पूछे मुगलों की तरह राज दरबार किसने बनाया था अपना, तो कौन, किसका नाम आ जाएगा, बाज बहादुर चंद का आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाज बहादुर चंद ऐसा शासक था जिसने मुगलों के समान अपने क्या किया था, महल को बनाया था। तो ये हो गया गाइज, ये था हमारा बाज बहादुर चंद के बारे में। तो चंद राजवंश के 50 राजा हम कर चुके हैं। अब हमारे गाइज 11 राजा और हैं।
अगर एक वीडियो में पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो में करेंगे, नहीं तो 2 पार्ट और आएंगे गाइज चंद राजवंश के। उसके बाद एक लास्ट वीडियो जो आएगी चंद राजवंश पे, वो आएगी उनके शासन व्यवस्था पे। ठीक है, शासन कैसा चलता था, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कौन कौन से कर लिए जाते थे, ये सारा हम एक वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।